हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 और 14 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि दोस्तों कल वीडियो नहीं आ पाई थी, इस वजह से दोनों दिन का करंट अफेयर आज वीडियो में कवर होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर। आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो दोस्तों फिल्मों का यूनेस्को शहर किसे घोषित कहा गया, ये मेरा क्वेश्चन था आपसे। मुंबई था इसका करेक्ट ऑप्शन। अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है लॉरा डेलानी ने, जो कि आयरलैंड की वीमेंस की क्रिकेट टीम की ये कैप्टन है। चीन की सी झेंगली को दोस्तों बैट विमेन का अवार्ड मिला था। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष है विवेक राम चौधरी। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था। आज दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, कारण ये है कि 2 दिन के इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आपको एंड तक देखना है वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जापान के दोबारा प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो जापान के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा दोस्तों अभी बने तो थे एक बार, लेकिन जब इनको इनकी संसद के द्वारा नियुक्त किया गया तो इन्होंने 1 महीने में ही घोषणा कर दी कि चुनाव होगा, उसके बाद से ही जनता डिसाइड करेगी कि नया प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। कारण ये है कि आप जान ही रहे हो कि आप 2 सालों में देख लो तो 2 बार वहां के प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं। शिंजो आबे के बाद योशिहिदे सुगा आए थे, उनके बाद उनके इस्तीफे के बाद ये नियुक्त किए गए थे, लेकिन अब फिर से ये दोबारा से चुनाव हुआ और वहां पर चुनाव में इनकी पार्टी ने जीत हासिल किया। ठीक है, तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और इनकी पार्टी ने दोबारा से जीत हासिल की है और दोबारा से ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। क्लियर? जापान आया है तो जापान देखेंगे आप मैप में, यहाँ पर है कुछ जापान। आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे इंडिया का लोकेशन कुछ यहाँ पर है, यहाँ से आप ऊपर चाइना वगैरह को देखेंगे, इसके बाद कोरिया है, कोरिया के बाद इधर है जापान। क्लियर? टोक्यो यहाँ की राजधानी होती है, मुद्रा होती है येन। क्या होती है? येन, ये इसका सिंबल है। डायट यहाँ की संसद का नाम, फूमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, और उगते हुए सूर्य के देश के रूप में कहा जाता है जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई की कौन सी योजना की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आरबीआई की 2 योजनाओं की शुरुआत की है। आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना, आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ये दोनों ही योजनाएं जनता को लेकर के शुरू की गई हैं, दोनों का अलग अलग मकसद है। बता रहा हूं आपको आरबीआई का ये दोनों मकसद क्या है, किन किन वजहों से ये लॉन्च किया गया है। सबसे पहला जो है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी प्राइवेट फर्म का ही क्यों ना हो, वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकेगा, यानी सरकारी बॉन्ड्स खरीद सकता है और उसे बेच सकता है। ठीक है, यानी अब सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए कोई भी इंडिविजुअल जो होगा वो एलिजिबल होगा। तो ये तो है आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना, इसके लिए शुरू किया गया है। खुदरा में भी बिकेंगी राजकीय जो सरकारी बॉन्ड होंगे वो। इसके अलावा जो दूसरा है वो है रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है दोस्तों कि लोकपाल के लिए एकीकृत एक पोर्टल बनाया जाएगा, यूनिफाइड पोर्टल बनाया जाएगा। लोकपाल आप जानते हो ना, ओम्बुड्समैन, इसका काम क्या होता था? भ्रष्टाचार के बारे में जो भी चीजें होती थी उसकी जांच पड़ताल करना। ठीक है, लोगों की शिकायतें सुनना। तो लोगों को शिकायत करने के लिए, लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए एक ही पोर्टल बनाया जाएगा, एक ही प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। सभी चीजों का शिकायत एक ही जगह पर हो पाएगा, एक ही ईमेल और एक ही हेल्पलाइन नंबर वगैरह जारी किया जाएगा जहां से लोग शिकायत कर सकेंगे। ठीक है, अलग अलग जगह उनको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक राष्ट्र एक लोकपाल पर ये बेस्ड है। जैसे आप देखते हो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना है, एक राष्ट्र एक आधार कार्ड योजना है, ठीक इसी प्रकार से एक राष्ट्र एक लोकपाल पर ये बेस्ड होगा। यानी देश भर का अलग अलग लोकपाल के लिए दोस्तों अलग अलग पोर्टल वगैरह नहीं होगा, एक ही जगह होगा। तो ये रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना हुई। तो ये दोनों रिजर्व बैंक के लिए लॉन्च किया गया है। रिजर्व बैंक के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आगे चल करके 1 जनवरी 1949 को दोस्तों इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, इसके पहले गवर्नर कौन हुए? ओसबॉर्न स्मिथ। इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन हुए? सीडी देशमुख। इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें हैं।
नोटबंदी के अभी 5 साल पूरे हुए हैं 8 नवंबर को, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। और ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि नोटबंदी के टाइम पर गवर्नर कौन था, तो याद रखना है आपको उर्जित आर पटेल। उर्जित आर पटेल थे नोटबंदी के टाइम पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। क्लियर है, इसे बैंकों का बैंक या केंद्रीय बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने रक्षक नामक सड़क सुरक्षा पहल शुरू की? तो अभी हाल ही में ओडिशा सरकार ने दोस्तों रक्षक नामक सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है। ओडिशा सरकार की ये योजना है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों जो हाईवेज वगैरह होते हैं या फिर जो भी रोड पर होते हैं दोस्तों, रोड के किनारे जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उन एक्सीडेंट के टाइम पर जो आसपास के जो लोग होते हैं वो कैसे उनको बचा सकते हैं, इसके लिए ये ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ऐसे 300 मास्टर ट्रेनर्स जो हैं ये तैयार किए जा रहे हैं। ये ट्रेनर्स करेंगे ये कि अगर रोड वगैरह पर चलते समय जहां कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके आसपास के जो भी होटल्स हैं, ढाबे हैं या फिर कोई ऐसे जो स्थानीय काम करने वाली चीजें होती हैं ना रोड के किनारे वगैरह, उनको ऐसे 30,000 स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है। सबसे पहले उसके लिए अगर कुछ चाहिए खाने वाने की तो वो मेडिकल व्यवस्था चाहिए तो मेडिकल, कैसे उसको दुर्घटना के टाइम पर सबसे पहले कैसी सुविधाएं पहुंचानी है, इसके लिए ये 300 मास्टर ट्रेनर जो होंगे वो 30,000 ऐसे स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देंगे। ये है रक्षक पहल, उड़ीसा सरकार ने शुरू की है, बहुत ही अच्छी पहल है। उड़ीसा आया है, उड़ीसा आप देखेंगे मैप में है कहां पर, तो यहां पर है उड़ीसा। ये रहा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों होती है भुवनेश्वर। यहाँ देखिए बॉर्डर किससे शेयर करता है, वेस्ट बंगाल से, इधर झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। उड़ीसा की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, इसी वजह से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। उड़ीसा में ही है चिल्का झील, याद रखना है आपको, ठीक है। रामसर साइट में शामिल होने वाला ये पहला रामसर साइट था भारत का, ओके। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो है ही। यहाँ पर देखिए दोस्तों कांजिया झील भी है, अंशुपा झील भी है चिल्का के अलावा। नेशनल पार्क में बात करें तो सिमलीपाल, नंदनकानन और चंदका हाथी बिहार है यहाँ पर। कटक, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर और पारादीप भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को दोस्तों 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है और दूसरा मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस, वर्ल्ड निमोनिया डे। तो दोनों ही मनाया जाता है 12 नवंबर को, याद रखिएगा। एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। निमोनिया दिवस तो निमोनिया जो रोग होता है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे जो है दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी जी पहली बार दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो में गए थे। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो में गए थे दिल्ली के स्टूडियो में। वहां पर उन्होंने संबोधित किया था जनता को, भारत की जनता को। भारत की जनता में वे लोग जो खास करके जो लोग जो विस्थापित थे, जो पाकिस्तान से एक शरणार्थी के रूप में आए हुए थे और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आकर के बस गए थे, तो उन लोगों को इन्होंने जाकर के संबोधित किया था ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू। तो लोक सेवा प्रसारण दिवस उसी दिन की याद में मनाया जाता है। क्लियर। और निमोनिया दिवस तो दोस्तों 2009 से मनाया जाना शुरू हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? तो एनसीबी के नए महानिदेशक बनाए गए सत्यनारायण प्रधान। आप देख रहे हो पिछले दिनों में 3 ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के दोस्तों महानिदेशक चेंज हुए हैं, तो याद रखना है आपको सबका नाम। अभी मैं आपका रिवीजन भी करवाऊंगा। फिलहाल सत्यनारायण प्रधान के बारे में बात करें, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं एसएन प्रधान, अभी ये नियुक्त कर दिए गए हैं एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक। ये अगले लगभग 3 वर्षों तक के लिए होंगे, यानी 2022, 2023 और अगस्त 2024 तक होंगे। राकेश अस्थाना जी का जगह लेंगे, ये उनकी जगह पर आएंगे। राकेश अस्थाना आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। एनसीबी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये ड्रग्स वगैरह के जो मामले होते हैं वो देखती है, ठीक है, भारत में। इसके लिए ये संस्था है। अभी देखिए मैंने आपको बताया 2 और संस्थाओं के महानिदेशक चेंज हुए हैं। एक तो है सीलवर्धन सिंह, ये दोस्तों नियुक्त हुए हैं सीआईएसएफ के, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, इसके महानिदेशक। और अतुल करवाल ये एनडीआरएफ के, एनडीआरएफ क्या होता है?
NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स उसके ये महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो नाम आपको याद रखना है। वहीं कुलदीप सिंह दोस्तों ये CRPF के तो हेड हैं ही, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी? तो वो बन गई दोस्तों फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर जो है ये नायका की चेयरपर्सन है, तो फाउंडर और CEO है उसकी फाल्गुनी नायर, नायका.com की। नायका एक दोस्तों कंपनी है जो मेकअप वगैरह से रिलेटेड कंपनी है, तो इसकी ये फाउंडर और CEO हैं और इनकी कंपनी जो है अभी लिस्ट हुई थी IPO के लिए। तो IPO के बाद इनकी कंपनी अब सेबी में लिस्ट हो गई है, यानी शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई है। तो इसके बाद इनकी वैल्यूएशन बढ़ गई अचानक से और ये बन गई भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड बिलियनर। ठीक है, सेल्फ मेड अरबपति बन गई हैं फाल्गुनी नायर। इनकी नायका में 53.5% की हिस्सेदारी है। टोटल संपत्ति है 7.48 बिलियन US डॉलर। अच्छा, IPO से याद आया, अभी दोस्तों पेटीएम का भी IPO आया था और पेटीएम का जो IPO है ये भारत का अभी तक का सबसे बड़ा IPO रहा। ये अभी इसने जो CIL था, कोल इंडिया लिमिटेड 2015 में आया था 15,000 करोड़ का, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये 18,600 करोड़ का IPO था। ठीक है, लिस्ट हुआ था इसके रूप में। तो पेटीएम याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा IPO लॉन्च हुआ, अभी कंप्लीट हो गया है। अगला, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय मूल के राजाचारी के नेतृत्व वाले क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने और नासा ने मिल करके दोस्तों एक भारतीय मूल के हैं राजाचारी, इनकी लीडरशिप में इनके नेतृत्व वाले क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया है। इस क्रू 3 मिशन को लीड कर रहे हैं राजाचारी। देखिए ये हैं, ये भारतीय मूल के हैं। नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर के इसे लॉन्च किया 10 नवंबर 2021 को। इनके साथ 3 और व्यक्ति गए हुए हैं, क्रू मेंबर्स गए हैं, जैसे टॉम मॉसबर्न, कायला बैरन और मैथियस मॉरर। ठीक है, तो ये सभी गए हैं, 6 महीनों के लिए गए हैं। कहाँ गए हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर दोस्तों मैंने आपको बताया था, अंतरिक्ष में एक अमेरिका का समझ लीजिए स्टेशन है, वहीं पर जाते हैं ये लोग प्रयोग वगैरह करने के लिए, और अंतरिक्ष में जो चीज़ें काम होती हैं वहाँ के लिए ये लोग जाते हैं। तो 6 महीने के लिए ये गए हुए हैं। ये क्रू 3 मिशन है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, मैराथन करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, आप लोग को अगर इसके बारे में ना पता हो तो बता दो दोस्तों। शाम को क्लास आती है, आज से कंटिन्यू रहेगी, कल क्लास नहीं हो पाई थी। और रात को तो ये तो होता है मैराथन का, दिन में दोस्तों एक होती है टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज भी शुरू कर दिया गया है आपका। कल खेल खिलाड़ी की वीडियो आई थी। देखिए आजकल नोटिफिकेशन पहुंच नहीं पा रहा है सभी पास, तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके रखो। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर जाकर के MZT एजुकेशन सर्च करके ज्वाइन कर लो ग्रुप को, क्योंकि वहां से आपको पता लगता रहेगा कि कौन कौन सी वीडियोज आ रही हैं। मैराथन करंट अफेयर में दोस्तों जनवरी से नवंबर तक का बहुत ही तेजी के साथ रैपिड रिवीजन करवाया जा रहा है। 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग आज 201 से क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। और वहीं कल खेल खिलाड़ी की वीडियो अपलोड हुई है, और आगे पुरस्कार सम्मान वगैरह की और भी टॉपिक बाय टॉपिक की अपलोड होगी दिन में वो। ठीक है, तो लाइव क्लास होती है, आप लोग जुड़ा जरूर कीजिए। चलिए, खाकी बैच के बारे में तो आपको पता ही होगा, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और उपराज्यपालों को कौन से सम्मेलन को संबोधित किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने दोस्तों राज्यपालों और उपराज्यपालों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया, इसको संबोधित किया है। ये इस बार का 51वां सम्मेलन था। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर जी भी मौजूद थे और वाइस प्रेसिडेंट जी भी मौजूद थे। तो प्रेसिडेंट जी ने इनको संबोधित किया है, हमारे राज्य के सभी दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं सभी राज्यों के, उनको, और जो केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं उनको, इन सबको संबोधित किया है। ये चौथा सम्मेलन था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, और टोटल ये 51वां सम्मेलन था अभी तक का गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का। क्लियर? राष्ट्रपति भवन में ये संबोधित किया गया। अगला देखते हैं, माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो माई 11 सर्कल के अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं दोस्तों मोहम्मद सिराज। आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं। ये माई 11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। अच्छा, माई 11 सर्कल हुआ या ड्रीम 11 हुआ, MPL हुआ, पेटीएम फर्स्ट हुआ, ये सब क्या है? ये सब फैंटेसी लीग कंपनियां हैं। ठीक है, इनसे एक प्रकार से कहें सट्टेबाजी की जाती है। ठीक है, और लीगल तरीके से कह सकते हैं सट्टेबाजी की जाती है, क्योंकि इसमें 28% जो है ये टैक्स जाता है किसके पास?
सरकार के पास जाता है, इसलिए इसको लीगल की हुई है सरकार। तो यहाँ पर इन सब कंपनियों में 1-2 ब्रांड एम्बेसडर नहीं होते हैं, इसमें 5-5, 6-6 ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। जैसे आप ड्रीम 11 देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, उसमें धोनी से लेकर के रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ठीक है, ऋषभ पंत, सभी लोग प्रमोट करते हैं, तो वो सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऐसे ही माई 11 सर्कल के भी दोस्तों सौरभ गांगुली, अजिंक्य रहाणे, वीवीएस लक्ष्मण, ये सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसी लिस्ट में ये भी शामिल हो गए हैं मोहम्मद सिराज। ये दोस्तों आरसीबी की तरफ से खेलते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं आईपीएल में, और भारतीय टीम में भी ये खेल चुके हैं। इस महीने के अभी तक के ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में बात करें तो अभी एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया। मीराबाई चानू इससे पहले ही बनाई गई थी। बंधन बैंक ने असम के लिए दोस्तों जुबिन गर्ग, जो कि एक गायक हैं, असमिया गायक हैं, उनको बनाया हुआ है ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल विजेता FWD क्लार्क का निधन हो गया? तो FWD क्लार्क दोस्तों ये साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे और ये अंतिम श्वेत राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका था। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। निधन का कारण था कैंसर। कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ है। ये दक्षिण अफ्रीका के अंतिम श्वेत राष्ट्रपति थे। 1989 से 1993 तक ये वहां के प्रेसिडेंट थे। इन्हें दोस्तों नेल्सन मंडेला के साथ में ही मिला था संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार 1993 में। ठीक है, नेल्सन मंडेला आप जानते ही हो, लोकतांत्रिक तरीके से दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने हुए थे। क्लियर? तो ये दोनों मिल करके वहां पर जो रंगभेद है उसको समाप्त करने में अहम भूमिका निभाए हुए थे। तो फिलहाल ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो हम लोग चलते हैं वर्ल्ड मैप में, दक्षिण अफ्रीका देख लेते हैं। तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। वर्ल्ड मैप में नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में साउथ में आ जाइएगा, सबसे साउथ में ये है साउथ अफ्रीका। ये जो कंट्री है ये है साउथ अफ्रीका। क्लियर? इसकी 3 कैपिटल वैसे तो होती है। जनरली अगर एक ही ऑप्शन दिया रहे तो आप प्रिटोरिया बता दीजिएगा, वरना इसकी 3 कैपिटल होती है, प्रिटोरिया, ब्लोमफाउंटेन और होता है केप टाउन। ठीक है, तो 3 होती है। प्रिटोरिया जो होती है यही होती है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, जबकि केप टाउन जो है ये दोस्तों है लेजिस्लेटिव कैपिटल, और ब्लोमफाउंटेन जो है ये है जुडिशियल कैपिटल साउथ अफ्रीका की। क्लियर? अच्छा, साउथ अफ्रीका जो है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? वर्तमान में है सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। अभी जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ करता है तो साउथ अफ्रीका भी क्योंकि वहां का मेंबर है तो सिरिल रामाफोसा ही आते हैं रिप्रेजेंट करने अपने देश को। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने? तो राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। कौन? पीसी मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी। यहां पर आपको इमेज में दिख रहे हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ये दोस्तों बन गए हैं राज्यसभा के नए महासचिव। ये 1982 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इससे पहले ये सीबीडीटी में थे, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में थे, इसके अध्यक्ष थे। और अभी ये पीपी के रामाचार्यलू की जगह पे आए हुए हैं, बन गए हैं राज्यसभा के नए महासचिव। और रामाचार्यलू को अब दोस्तों राज्यसभा सचिवालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के गुडविल एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं दोस्तों डेनियल ब्रूहेल। डेनियल ब्रूहेल यहां पर इमेज में आपको दिख रहे हैं। ये एक स्पेनिश और जर्मन अभिनेता हैं, यानी एक्टर हैं। तो इनको अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का दोस्तों बनाया गया है सद्भावना राजदूत, जिसे कहते हैं गुडविल एम्बेसडर। क्लियर? संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं डेविड बेयसली। क्लियर? अगला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां के सेना प्रमुख को भारतीय सेना जनरल पद प्रदान किया? तो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं उनको भारतीय सेना का जनरल पद प्रदान किया है। ये दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, भारत और नेपाल के बीच में ये बहुत ही पुरानी प्रथा है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है। तो बहुत पुरानी प्रथा है, यानी वहां के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भारत के सेना प्रमुख को अपने देश के सेना प्रमुख का जो पद होता है वो सौंपते हैं, और भारत के जो प्रमुख होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो वहां के सेना प्रमुख को सौंपते हैं। ऐसे ही तो यहाँ पर इन्होंने अभी हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट ने वहां के सेना प्रमुख जो जनरल हैं प्रभु राम शर्मा, उनको सौंपा है। ठीक है, भारतीय सेना के जनरल का पद सौंपा है, मानद रैंक से सम्मानित किया है। अभी पिछले साल नवंबर में जब काठमांडू में गए थे
हमारे भारतीय सेना के जो प्रमुख जनरल एम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे जी, तो उनको नेपाल सेना के जनरल पद से वहां पर सम्मानित किया गया था। क्लियर, ये प्रथा 1950 से ही चली आ रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति कहां से 100 साल बाद वापस लाई गई? तो ये लाई गई दोस्तों कनाडा से। यूपी के वाराणसी जिले से ये चोरी हुई थी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति, और इसे 100 सालों के बाद कनाडा में देखा गया, फिर वहां से अब वापस लाई गई है। तो ये दोबारा से अब स्थापित की जाएगी वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे ही मूर्ति है जब, तो इतना ज्यादा क्यों न्यूज में है, चर्चे में है? देखिए दोस्तों, जो पुरानी टाइप की मूर्तियां हुआ करती थी वो अष्टधातु की मूर्तियां हुआ करती थी, ना सोना ना चांदी, अष्टधातु की मूर्ति हुआ करती थी। तो वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हुआ करती थी, यही वजह से चोरी हो जाया करती थी। ठीक है, तो बहुत सारे देशों में, भारत के बहुत सारे मंदिरों से मूर्तियां गायब हुई हैं, चोरी हुई हैं, तो एक एक करके धीरे धीरे करके वापस आ रही हैं। ये कनाडा में देखी गई, कनाडा में बेची गई थी, तो वहां से वापस लाई गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दोबारा से इसे स्थापित किया जाएगा। क्लियर? तो बस दोस्तों, ये तो थे कल और आज के 13 और 14 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। क्विज पीडीएफ आपको मिलेगी एप्लीकेशन पर, तो एमजेटी ऐप डाउनलोड करके रखिए। जाते जाते इन 4 क्वेश्चंस के जवाब देते जाइए दोस्तों। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाना शुरू हुआ है? अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? एनडीआरएफ का आधिकारिक मोटो क्या है? प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न कब मिला था? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। चलिए बस फिलहाल लगते हैं इतना ही, वीडियो में मिलते हैं दोस्तों अगले दिन की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।